एवरीवन, वेलकम टू द चैनल माइक्रो मैक्रो मेंटर। हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को कवर किया था थ्रू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलरली आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कवर करेंगे कंप्लीटली थ्रू 10 क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first question we have is that we have to classify the following as stock और flow variable। हमारे पास कुछ 5 पॉइंट्स गिवन है जिनको हमें स्टॉक और फ्लो वेरिएबल में क्लासीफाई करना है। तो बिफोर डायरेक्टली कमिंग टू दिस क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करेंगे कि स्टॉक वेरिएबल कौन से होते हैं और फ्लो वेरिएबल कौन से होते हैं। सो द स्टॉक वेरिएबल्स आर द वंस जिनको हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर किसी वेरिएबल को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। एंड फ्लो वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लाइक एट 7:30 और ऑन 1 मार्च अगर हम किसी वेरिएबल को मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको फ्लो वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इनको हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें इनके डिफरेंसेस की तो ये जो स्टॉक वेरिएबल होता है ना, ये आपका एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। क्या है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट। एंड अगर हम बात करें फ्लो वेरिएबल की तो ये हमारा डायनामिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमें गिवन है कि ₹500 का नोट लाइंग इन द वॉलेट ऑफ सम पर्सन विजय। तो ये हमारा स्टॉक वेरिएबल होगा या फ्लो वेरिएबल? एक बार वीडियो को पॉज करना एंड खुद से सॉल्व करना। ये जो 500 का नोट है, दिस इज मनी सप्लाई कह दो या फिर मनी इन सर्कुलेशन कह दो। मनी सप्लाई या फिर मनी इन सर्कुलेशन। तो देखो, हम इसको मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हम इसको एक पूरे साल में या एक महीने में मेजर नहीं कर रहे हैं, हम इसको मेजर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर दिन पर क्या मनी सप्लाई है या कितना मनी इन सर्कुलेशन है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो ये जो 500 रुपये का नोट है जो विजय की पॉकेट में या वॉलेट में उसने रखा है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है। ठीक है, एक पर्टिकुलर दिन पर उसके पास कितना पैसा है, तो इसलिए ये जो होगा ये हमारा क्या होगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर ऑफ पीपल ग्रेजुएटेड ड्यूरिंग 2022। यहाँ पर देखो इसने बात करी है ड्यूरिंग 2022, मे बी कैलेंडर ईयर या फिर ये जो एकेडमिक ईयर होता है उसमें कितने नंबर ऑफ लोगों ने ग्रेजुएशन किया है 2022 के अंदर। तो एक पर्टिकुलर दिन की बात नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे साल की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। नंबर 3 पर आते हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2023। एक पर्टिकुलर हमको क्या दे दिए इन्होंने? डेट दे दिए, तो हमें पता चल गया क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट है तो ये हमारा स्टॉक हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 4th देखें, सेविंग्स। अब देखो, आप जो सेविंग्स आप बचाते हो, आपने कुछ कमाया, उसमें से कुछ पैसा आपने बचा कर रख लिया, तो ये जो होगी आपकी सेविंग। आप एक दिन में तो सारी इनकम नहीं कमाओगे और सब कुछ बचा लोगे, आपको टाइम लगेगा कमाने में एंड उसमें से थोड़ा पैसा सेव करने में। तो ये जो सेविंग्स होती हैं ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हम इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन, उसको भी हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करेंगे। अगर कोई एक एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन लग रही है क्योंकि वो रोज़ इस्तेमाल हो रहा है या फिर कोई छोटा मोटा इंजरी हो गया, तो उसमें जो भी डेप्रिसिएशन लगती है वो एक दिन में नहीं लगती, वो थोड़े टाइम जब हम उसको जैसे जैसे इस्तेमाल करते रहते हैं उसी तरीके से वो जो एसेट है वो नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से डिप्रिशिएट होगी उसकी वैल्यू। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सिमिलरली डेप्रिसिएशन को भी मेजर करेंगे, इसलिए ये हमारा एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन इन कॉलम 2 एंड मैच करना है उसको कॉलम 1 से। तो एक बार देख लेते हैं। कॉलम 1 में गिवन है हमारे पास मैक्रो एंड वी हैव टू सी कि कॉलम 2 में कौन सी चीज़ है जो इससे मैच हो जाएगी। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, मैक्रो गिवन है। सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगेन नो। मीन्स लार्ज, यस, जो मैक्रो है उसका मतलब होता है लार्ज। तो ये जो 3rd है, ए का ऑप्शन क्या हुआ? 3rd।
सेकंड पे आते हैं नेशनल इनकम, जो बी गिवन है. सो नेशनल इनकम इज अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और लिमिटेड डिग्री. नहीं, हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो ये हमारा एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है. बी जो है वो फोर्थ है, क्योंकि जब हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमी में हम स्टडी कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी को. मैक्रो इकोनॉमी में हम स्टडी कर रहे हैं एग्रीगेट्स को, इकोनॉमी एज अ होल को, इकोनॉमी एज अ होल. तो जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो ये पूरे देश की इनकम हुई, किसी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, किसी पर्टिकुलर सेक्टर की इनकम नहीं, पूरी कंट्री की इनकम है. तो ये हमारा क्या होगा, एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. तो बी का आंसर 4 हो गया. सी पे आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट. एक इकोनॉमी के अंदर, यानी कि एक कंट्री, अगर ये मान लो हमारा प्यारा सा इंडिया है, तो इसका पूरा आउटपुट क्या हुआ, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं. तो अगेन हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी एज अ होल, इसलिए ये हमारा होगा सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो सी का आंसर हो गया सेकंड. सी को हम सेकंड से मैच कर देंगे. एंड लास्ट में रिमेनिंग है माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पर होता है लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या मार्केट की स्टडी कर रही हूँ कि कैसे वो इंडस्ट्री जो है वो ऑपरेट करती है, तो वहाँ पर जो हम एग्रीगेशन करते हैं, जो हम टोटल करते हैं, वो एक लिमिटेड लेवल पर करते हैं, लिमिटेड स्केल पर करते हैं. इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा उसका आंसर है फर्स्ट. ऑलराइट, नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एक बार हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो डिफरेंस को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं. हमारे पास दिस साइड वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम लिखते हैं, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी जहाँ पर हम किसी एक इंडिविजुअल यूनिट को, या फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट कह लो, या फिर एक इंडिविजुअल मार्केट कह लो, इंडस्ट्री कह लो, सेक्टर कह लो, कुछ भी कह लो, तो एक पर्टिकुलर जब हम यूनिट की, मार्केट की या इंडस्ट्री के बिहेवियर को जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं. हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. ये हमारी इंडिया है. जब हम इस पूरे इंडिया की स्टडी करते हैं, वी आर टेकिंग द एंटायर इकोनॉमी, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तब हम उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे हम बात करते हैं यूएस इकोनॉमी की, हम बात करते हैं कि आज इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या प्राइस लेवल है, महंगाई कितनी जा रही है, या फिर देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है. तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. नाउ अगर मैं टूल्स की बात करूं तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक टूल होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई. सिमिलरली अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक टूल्स हैं वो होते हैं आपके एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल. दिस एग्रीगेट मीन्स टोटल या फिर सम या समेशन. ओके, नाउ अगर मैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करती हूँ, किसकी बात कर रही हूँ मैं, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. सो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये लिमिटेड होता है. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, हाईएस्ट. अब ये लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन या हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन हम समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सीमेंट इंडस्ट्री की. सीमेंट इंडस्ट्री, सबको सीमेंट चाहिए अपने, ये हम घर बना रहे हैं तो उसमें सीमेंट चाहिए. अब मान लो इस सीमेंट इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर सिटी में ये 4 लोग हैं जो घर बना रहे हैं, ABCD. तो ये सब के सब, ये चारों के चारों इस सीमेंट की डिमांड करेंगे. अब मुझे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की इस डिमांड अगर चाहिए तो मुझे इन चारों की डिमांड को टोटल करना पड़ेगा. तो इस टोटल को क्या बोलते हैं, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. क्योंकि यहाँ पर इवन दो मैंने टोटल करा, लेकिन मैंने टोटल करा है केवल एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जितने कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड को. लेकिन जब मैं बात करती हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो वहाँ पर इस इंडिया के अंदर जितने टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, जितने टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, एंड इन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के अलग अलग क्या कहते हैं कस्टमर्स होंगे. हर एक इंडस्ट्री
के अलग अलग कस्टमर होंगे, तो मुझे इन सब का जो है एग्रीगेशन करना है। सारी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रही हूँ और उन इंडस्ट्रीज़ के रेस्पेक्टिव कस्टमर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, तब मैं बात करती हूँ एग्रीगेट डिमांड की, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। ठीक है, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. So the question is, dash is a landmark event that led to emergence of macroeconomics as a separate branch of economics. यानी कि एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ जिसकी वजह से ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये एक सेपरेट ब्रांच बन गया इकोनॉमिक्स की। इस पर्टिकुलर इवेंट से पहले जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते थे, बेसिकली हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक एक्सटेंशन मानते थे। सो ये जो इवेंट है ये है हमारा ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। इस इवेंट के बाद से इकोनॉमिस्ट को बेसिकली, जो इस इवेंट से पहले हमारे पास क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर हम सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लगा दें तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है पूरी कंट्री के लिए। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल हैं, ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करेंगी, एक पर्टिकुलर मार्केट में काम करेंगी, लेकिन अगर हम इस पूरी कंट्री के अंदर इसको अप्लाई करते हैं तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। इसीलिए एक पूरी कंट्री की, एक पूरे इंडिया की, अगर मुझे एक इंडिया या एक किसी भी कंट्री की स्टडी करनी है तो मुझे एक सेपरेट ब्रांच चाहिए इकोनॉमिक्स की, उसकी सेपरेट अलग थ्योरीज होनी चाहिए, अलग फंडामेंटल्स होने चाहिए, एंड उसी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आज जानते हैं। ठीक है, सो वी हैव जो आंसर है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, वी हैव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर स्टेटमेंट नंबर 1 है, व्हाट इज ट्रू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो ट्रू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 है, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। देखो अभी हमने पढ़ा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, अभी हमने समझा। तो देखो स्टेटमेंट नंबर 2 तो फॉल्स हो गई। तो अगर ये है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एंड डी में गिवन है दैट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो हमारे को पता है स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, उसके बेसिस पर हम बी एंड सी में ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर ये 1 बोलता है कि अगर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में चीजें सही हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी सही होंगी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेविंग्स की, तो एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मान लो इस इंडिविजुअल के लिए सेविंग तो अच्छी बात है, जितना ज़्यादा ये सेव करेगा फ्यूचर में इसको काम आएगा। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर या कह लो माइक्रो लेवल पर तो ये जो सेविंग्स है ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो की, तो अगर एक इकोनॉमी में मान लो 100 पीपल हैं और 100 के 100 ने डिसाइड कर लिया कि हम सब सेव करेंगे और कोई भी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी है इस पे खर्चा नहीं कर रहा है, तो जो हमारी कंट्री की इनकम है, जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है, जिसको हम सी प्लस आई प्लस जी प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट्स इससे मेजर करते हैं, ये जो नेशनल इनकम है ये तो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये जो सी है इस पे तो कोई खर्चा नहीं कर रहा, कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा, सबके सब सेव कर रहे हैं। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमारा नेशनल इनकम कंट्री का डिक्रीज हो जाएगा ना। एंड कंट्री की अगर एक इनकम डिक्रीज हो गई तो फ्यूचर में उसका आउटपुट भी डिक्रीज होगा, उसकी ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो ये जो सेविंग है, ये सेविंग मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तो ये बुरी चीज हुई ना। सो व्हाट इज ट्रू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सही हैं क्या वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी सही है? नहीं, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट और फॉल्स। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a phase of circular flow of income? Generation phase, distribution phase और disposition phase या फिर all of these? हमें बताना है कि circular flow of income जो हमने पढ़ा है उसमें कितने phases हैं और इन तीनों में से कोई है या नहीं।
So question number 5 is, which of the following is a phase of circular flow of income? Generation phase, distribution phase, disposition phase, या all of these? तो देखो, हमें पता है जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं तो हमारे पास 3 फेज है, ये तो हमें पता है. तो जो करेक्ट आंसर है, वी ऑलरेडी नो दिस इज ऑल ऑफ दीज. लेकिन एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि जनरेशन फेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड डिस्पोजिशन क्या होता है. जब हम बात करते हैं जनरेशन फेज की, जिसको हम प्रोडक्शन फेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, प्रोडक्शन फेज. तो यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर हम इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम दी गिवन रिसोर्सेज. इकोनॉमी में से हमने रिसोर्सेज लिया, हमने लेबर को यूज़ किया, हमने लैंड को यूज़ किया, हमने कैपिटल को यूज़ किया. इन सब को यूज़ कर कर हमने डिफरेंट टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं ये जनरेशन फेज के अंदर, जिसको हम प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं एंड इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है उसको हम जनरेट कर रहे हैं. सो दिस इज योर जनरेशन फेज. यहाँ पर ये हमारा पहला फेज आ गया, जनरेशन फेज. अब इस जनरेशन फेज से हम आ जाते हैं हमारे इनकम फेज पर. इनकम फेज जो कि होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है इसी को ही हम इनकम फेज कहते हैं. यहाँ पर जो इकोनॉमी के अंदर आपने डिफरेंट तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज बना लिए, उसके बाद जो हमारे डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइज हो गया. अब इन फैक्टर्स को भी तो हमें इनकम देनी पड़ेगी. इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में हमने इनको यूज कराए तो इनको इनकम देंगे. तो यहाँ पर सेकेंड फेज के अंदर, फर्स्ट फेज जनरेशन, सेकेंड फेज में हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम देते हैं. लैंड को हम रेंट देंगे, लेबर को हम वेज देंगे, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देंगे, एंटरप्राइज को हम प्रॉफिट देंगे. तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर हमने क्या करा, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब जो हमारा थर्ड फेज आता है वो आता है डिस्पोजिशन फेज. क्या होता है, डिस्पोजिशन फेज, जिसको हम एक्सपेंडिचर फेज भी बोलते हैं. एंड इस तरीके से एक्सपेंडिचर फेज से हम फिर जाते हैं वापस से जनरेशन फेज पे और हमारी साइकिल कंप्लीट होती है. तो डिस्पोजिशन फेज को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज. एंड बेसिकली अब क्योंकि जो ये रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है एंड ये जो प्रॉफिट है, ये किसके पास चला गया, हाउस होल्ड के पास. अब वापस से हाउस होल्ड जो है फर्म्स के पास इस पैसे को भेजेंगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में. फर्म्स को डिफरेंट तरीके के जो गुड्स बनाए गए हैं, फर्म्स ने डिफरेंट तरीके के जो गुड्स बनाए हैं, अब हाउस होल्ड क्या करेंगी, इनकी डिमांड करेंगी एंड इनको खरीदने के लिए ये फर्म्स को पैसा देंगी. जो हमारा कंजम्पशन गुड्स में एक्सपेंडिचर जो होता है, बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, उसके अंदर काउंट होगा. एंड इस तरीके से जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ये 3 फेज हैं, ये कंप्लीट होते हैं. तो पहला फेज है जनरेशन फेज, दूसरा फेज हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड तीसरा फेज हो गया डिस्पोजिशन फेज. तो करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, इट इज ऑल ऑफ दीज. एंड इन शॉर्ट हमने ये जो डिफरेंट 3 फेजेस हैं, ये भी इनको हमने समझ लिया है. ठीक है, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट टेक प्लेस इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी. वी हैव टू डिफेंड दिस स्टेटमेंट और रिफ्यूट इट. देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी, यानी कि एक ऐसी कंट्री जो दूसरी कंट्रीज जो हैं दुनिया के अंदर, जो दूसरी कंट्रीज हैं जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, उसके साथ इनका कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होता. ना ये जो कंट्री है, मान लो अगर इंडिया को मैं एक कंट्री ले रही हूँ, तो बाकी की ये जो डिफरेंट कंट्री है, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, तो इन कंट्रीज के साथ और भी जो डिफरेंट कंट्री है, रशिया वगैरह, इन सब के साथ इंडिया का कोई भी रिलेशन नहीं है. यानी कि इंडिया ना ही इनसे इंपोर्ट कर रहा है, ना ही इनको एक्सपोर्ट कर रहा है. ये होता है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट. बट एक्चुअल में इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है. इंडिया क्या है, ओपन इकोनॉमी. इंडिया इज एन ओपन इकोनॉमी, जिसका मतलब कि एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर कह लो एक्सटर्नल सेक्टर के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस है. सो दिस इज ओपन इकोनॉमी एंड इंडिया. एंड आज के टाइम पे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सबके सब, ज़्यादातर कंट्रीज, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ओपन इकोनॉमी ही हैं. सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट टेक प्लेस इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका रिफ्यूट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है बेसिकली जब हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं, एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं. पहला हमारा क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर. दूसरा हमारा जो होता है वो होता है फर्म्स या फिर कह लो प्रोड्यूसिंग सेक्टर. फर्म्स भी कह सकते हैं, जिसको हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी कह सकते हैं. तीसरा हो गया गवर्नमेंट.
एंड फोर्थ नंबर पे हो गया एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का ROW भी बोलते हैं। तो ये हमारे 4 सेक्टर हैं। एंड अगर हम इन 4 सेक्टर में से सिर्फ फर्स्ट हाउस होल्ड एंड सेकेंड जो है फर्म्स या फिर प्रोड्यूसिंग सेक्टर, इनकी बात करते हैं, केवल ये 2 सेक्टर को हम कंसिडर कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं, तब हम बात करते हैं बेसिकली एक सिंपल इकोनॉमी की, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सिर्फ हाउस होल्ड है एंड फर्म्स काम करती हैं। तो हमने पढ़ा है हाउस होल्ड एंड फर्म केवल जब 2 सेक्टर हैं तब भी इकोनॉमी के अंदर हमने पढ़ा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही हमने डिस्कस करा है कि हमारे 3 फेज होते हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है हम इसको रिफ्यूट करते हैं, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल में, हाउस होल्ड एंड फर्म्स यानी कि सिंपल इकोनॉमी मतलब 2 सेक्टर मॉडल में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर बेसिकली जब हम 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं तो जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर होता है उसको हमने कंसिडर नहीं करा है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं 2 सेक्टर मॉडल की विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है। ये जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस करा था लास्ट क्वेश्चन में, जनरेशन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज, जहां पर जितनी इनकम जनरेट हुई है इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर, उतनी ही इनकम को हमने हाउस होल्ड के पास भेज दिया। यहाँ पर इनकम हाउस होल्ड के पास आ गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एंड वापस से उतनी ही इनकम को हाउस होल्ड ने फर्म्स के पास भेज दिया एक्सपेंडिचर में। तो कोई भी जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ये है आपका 2 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर। एंड यहां पर जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये एग्जिस्ट करता है। सो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये स्टेटमेंट को हम रिफ्यूट कर देंगे, ठीक है। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजन। हमें रीजन के साथ बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। The first statement is flow of factor payments and payments for goods and services between household and firm is called, I guess ये real है, टाइपिंग एरर हो गई, is called real flow। तो real flow का मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो फैक्टर पेमेंट्स है वो फ्लो हो रही है और पेमेंट्स हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में। अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं पेमेंट्स की तो हम बात कर रहे हैं मनी की, हम बात कर रहे हैं मनी की। तो अगर फर्म्स से हाउस होल्ड की तरफ मनी जा रहा है या वापस हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ मनी आ रहा है तो वो तो रियल फ्लो नहीं हुआ, वो हुआ आपका नॉमिनल फ्लो। सो ये जो गिवन स्टेटमेंट है फर्स्ट, ये आपका फॉल्स होगा। इसमें बताना है कि जब हम बात करते हैं मनी फ्लो की या फिर हम बात करते हैं नॉमिनल फ्लो की, ये जो नॉमिनल फ्लो है इसको मनी फ्लो भी कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं तब हम एक्चुअली बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स की फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। यहाँ पर जो हाउस होल्ड से वापस फर्म्स के पास आया ये आया सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, एंड जो फर्म्स ने हाउस होल्ड को दिया ये है फैक्टर पेमेंट्स, जो रेंट गया है, जो वेजेस गई हैं, जो प्रॉफिट गया है, जो इंटरेस्ट गया है, इसकी बात हम कर रहे हैं जब फर्म्स से हाउस होल्ड की तरफ पैसा भेजा गया है। तो जो फर्स्ट स्टेट में है ये आपका नॉमिनल फ्लो या फिर अगर मनी फ्लो ये होता तब स्टेटमेंट करेक्ट थी, लेकिन रियल फ्लो लिखा है इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रियल फ्लो में हम बात करते हैं फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज की। जब लैंड लेबर जाता है, जब हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को लैंड देती है, लेबर दे रही है, कैपिटल दे रही है, एंटरप्राइज दे रही है, तब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज की। एंड वापस से ये जो फर्म्स हैं बदले में हाउस होल्ड को गुड्स दे रही हैं या फिर सर्विसेज दे रही हैं, तब हम बात करते हैं रियल फ्लो की। यहाँ पर जो हमारा रियल फ्लो है उसके अंदर मनी का या फिर कह लो पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। बात हो रही है यहाँ पर फिजिकल फ्लो की, रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो, PHYSICL फिजिकल फ्लो। तो ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं, इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है वो फॉल्स हो गया। सेकेंड फ्लो है कि मनी फ्लो डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी। मनी फ्लो मतलब नॉमिनल फ्लो। सो अगर किसी भी कंट्री की हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ये जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है उसके आउटपुट पर, ठीक है। तो आउटपुट का लेन देन, डिफरेंट तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है हमारा रियल फ्लो में या फिर कह लो होता है हमारा फिजिकल फ्लो में।
क्योंकि दोनों सेम बात है। तो रियल फ्लो एंड फिजिकल फ्लो जो है एक कंट्री के अंदर, वो डिटरमाइन करता है ग्रोथ प्रोसेस को, ना कि मनी फ्लो। मनी फ्लो डिटरमाइन नहीं करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स हो गई। तो बोथ स्टेटमेंट्स, दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी आर फॉल्स। दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन टू सेक्टर मॉडल, इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन डैश इज इक्वल टू डैश। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब हमारे पास हाउस होल्ड है एंड हमारे पास फर्म्स होंगी, ठीक है। एंड क्वेश्चन में फाइनेंशियल मार्केट्स भी गिवन है। सो इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, व्हेन डैश इज इक्वल टू डैश। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है टैक्सेस इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हाउस होल्ड एंड फर्म्स हैं एंड टैक्सेस कौन लगाएगी, गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर कौन करेगा, गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट दो सेक्टर मॉडल में होता ही नहीं है। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। व्हेन इंजेक्शंस इज इक्वल टू लीकेजेस। अब देखो ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पर हमें गिवन है कि फाइनेंशियल मार्केट्स विद है, इन्वॉल्व है। तो जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, लीकेजेस भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। एक बार हम जो नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ उसको भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है इम्पोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स। सो अगेन ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एक्सटर्नल सेक्टर है या फिर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है उसकी हम बात नहीं करते दो सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। उसके बाद आता है व्हेन सेविंग्स इज इक्वल टू टैक्सेस। अब देखो सेविंग्स हो सकती है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर है, लेकिन टैक्सेस नहीं हो सकता बिकॉज जो गवर्नमेंट है ये तो है ही नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंजेक्शंस इज इक्वल टू लीकेजेस। ओके, एक बार हम ये जो लीकेजेस हमने पढ़ा है अभी एंड इंजेक्शंस क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। लीकेज का मतलब जब होता है जब हमारी जो सर्कुलर फ्लो है उससे जो मनी है वो विड्रॉ हो रहा है। ये सर्कुलर फ्लो में हमने पढ़े थे 3 फेजेस थे हमारे पास, जनरेशन फेज, इनकम फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब इस तीनों फेज से जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, मनी आपका बाहर जा रहा है, तब हम बोलते हैं कि हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर लीकेज होता है। बेसिकली जब विड्रॉल ऑफ मनी होता है फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो हम उसको लीकेज की बात करते हैं। अब ये लीकेज कैसे होगा, जो हाउस होल्ड है या फिर जो हमारे पास फर्म्स हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ये अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव भी तो कर सकती हैं। अब इन्होंने अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव कर लिया तो ये तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जो पैसा है वो बाहर चला गया। इसीलिए यहाँ पर जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जब लीकेज होती है तो जो फ्लो ऑफ इनकम है जो एक कंट्री के अंदर या फिर जो एक इकोनॉमी के अंदर जो फ्लो ऑफ इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगा जब हमारी लीकेज होगी। यानी कि ये दोनों जो पार्टी हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ये लोग सेव कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं लीकेज के बाद इंजेक्शंस की। हम इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं तो इंजेक्शंस का मतलब है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसके अंदर पैसा आ रहा है। एरोस पर ध्यान देना, लीकेज में तो पैसा बाहर जाता है, मनी बाहर की तरफ है। इंजेक्शंस में ये जो मनी है ये अंदर आ रहा है। सो इट रेफर्स टू जब इनकम इंट्रोड्यूस करी जाती है या फिर इनकम जो है हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हम इंजेक्ट कर रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में जब हम इनकम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एडिशनली या इंजेक्ट कर रहे हैं तब बात करते हैं हम इंजेक्शन की। अब ये इंजेक्शन कैसे होगा, हमने देखा कि लीकेज में तो इन दोनों पार्टीज ने सेव कर लिया, लेकिन मान लो जब ये हाउस होल्ड हैं एंड ये फर्म्स हैं, इनको पैसे की जरूरत हुई इन दोनों पार्टीज को, तो ये बोरो भी तो कर सकते हैं। किससे करेंगे, बैंक से कर लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर लेंगे। एंड ये सेव कर कर भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही तो पैसा देते हैं, एफआई यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड इन्हीं से अब ये इन्होंने बोरो कर लिया तो एडिशनली पैसा आया ना इकोनॉमी के अंदर, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। ये जो इनकम इन लोगों के पास पैसा आया है ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके नहीं आया है, इनकी कोई फैक्टर पेमेंट नहीं मिली, इनको बाहर से पैसा मिला है बैंक के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो इन्होंने बोरो करा है। तो इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। जब किसी भी इकोनॉमी या कंट्री के अंदर पैसा आता है बाहर से तो ये जो फ्लो ऑफ इनकम है, फ्लो ऑफ इनकम, इसको ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
फ्लो ऑफ इनकम को इंक्रीज करेगा, तो इसको बोलते हैं लीकेज, मतलब इसको बोलेंगे इंजेक्शन, एंड जो हमने ऊपर पढ़ा अभी इसको बोलेंगे लीकेजेस, ठीक है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है दैट बोथ कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन आर फ्लो कॉन्सेप्ट्स, डू यू एग्री? ओके, हमें पता है, हम अभी पढ़कर आए हैं, फ्लो का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिनको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं इनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनको हम बोलते हैं फ्लो वेरिएबल्स या फिर फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कौन से होते हैं? जिनको हम मेजर कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उन वेरिएबल्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को हम स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब देखो, जब हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो एक देश के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में या फिर स्कूल बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, हम उसको एक पर्टिकुलर दिन में मेजर नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि भाई आज 2 तारीख को कितना इन्वेस्टमेंट हो गया या 3 तारीख को कितना हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना देखो काफ़ी पूरा एक लंबा प्रोसेस है, आपको क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, आपको फीजिबिलिटी देखनी पड़ती है कि आगे प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क करेगा, फ्यूचर इनकम देखना पड़ता है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर हम इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही देख सकते हैं, एक इकोनॉमी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन है ये होगा एक फ्लो वेरिएबल, लेकिन हम जब बात करते हैं कैपिटल की, तो ये हमारा होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, स्टॉक जिसको हम मेजर कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। कैपिटल फॉर्मेशन होता है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन कैपिटल की कितना पैसा है और कितना एसेट्स है आपके पास टोटल। कैपिटल जो है ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल भी हो सकता है एंड हमारा वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है। वर्किंग जो डे टू डे ऑपरेशंस में चाहिए, फिक्स्ड मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड लाइबिलिटीज के अंदर जो टोटल एसेट्स हो गए, टोटल एसेट्स या मशीन्स जो हो गई किसी के पास, वो एक दिन बता सकते हैं कि आज के दिन आपके पास टोटल कितनी जायदाद है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड बिल्डिंग्स हैं, कैपिटल कितना है आपके पास, वर्किंग कैपिटल के डे टू डे ऑपरेशंस में कितना पैसा चाहिए, ये हम एक दिन में बता सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स वगैरह को देख के। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस इज ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं पूरे देश की, हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो अब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी देश की समस्या है, तो इसको तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भाई देखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री अंबानी जी की बहुत बड़ी है, बट क्या ये देश की बात है? क्या हम यहाँ पर पूरे देश की स्टडी कर रहे हैं? नहीं, ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की है ना, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की है, तो ये जो होगा ये होगा आपका माइक्रो का। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमें पता चल गया इनकरेक्ट है। लेकिन आगे देखते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई, अगेन ये पूरी कंट्री का मुद्दा है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, पूरे देश में कितनी महंगाई है, तो ये आप स्टडी करेंगे मैक्रो के अंदर, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को मैक्रो के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद आ गया एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल या फिर सम या फिर समेशन, तीनों में से कोई भी वर्ड हो, इसका मतलब होता है जब हम सब चीज़ों को काउंट कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर कितनी डिमांड है, जब हम उसका पता लगा रहे हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। ये कौन सा है? मैक्रो। तो जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा सेकेंड, रिलायंस, नॉट 3, आई एम रियली सॉरी, इट इज सेकेंड, रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।